अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकें भरपूर तरीके से। और जो है इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, क्योंकि आपको टाइमली जो है सेशन और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ आप अपने जो है आसपास जो जानने वाले हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, उन्हें भी आप शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठाएं। और साथ ही साथ में नाज़रीन, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ होगा हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो है टाइमली जो है जो न्यूज़ हैं उनकी अपडेट वगैरह आपको मिलती रहे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे साथ पहले भी जो है प्रोग्राम में वो शामिल रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जमशेद साहब की, जो कि हेड ऑफ नॉर्थ हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज के, और लाहौर से ताल्लुक है। तो आज कुछ लाहौर के सवाल भी करेंगे इनसे और जो है पूछेंगे कि क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं लाहौर वालों के हिसाब से मार्केट में। तो थोड़ा सा इस बात की भी वजाहत लेंगे और हमारे साथ जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं और वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे, कुछ उनके भी हम सवाल लेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो काइंडली आप लोग अपने सवाल जो है जरा टाइमली कर लिया करें, क्योंकि टाइम एंड हो रहा होता है तब आपके सवाल आ रहे होते हैं, तो जरा मसला होता है। ठीक है, तो चलिए जी हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे बहुत हैं सर शुक्रिया। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अब लाहौर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं मार्केट में कि लाहौर वालों ने तेजी कर दी, लाहौर वालों ने ये कर दिया। क्या है असल हकीकत के क्या जो है, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से ये बात है कि जो है लाहौर वालों ने उसमें जो है तेजी कर दी। इंश्योरेंस कंपनी को जो है काफी हाई रेट में जो है वो बेचे गए हैं। तो ये भी सवाल है कि क्या वो रेट मेंटेन हो सकेंगे, क्या है थोड़ा सा। और ऑटो सेक्टर के हवाले से भी यही बात हुई है कि ऑटो सेक्टर में भी तेजी की गई है, जैसे सुजुकी है, साजगार है। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों की थोड़ी सी वजाहत कीजिए। जी एक चीज तो ये क्लैरिटी के साथ हमें समझनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात कहानियां ज्यादा होती हैं और एसेंस कम होता है। बाकी लेकिन एक चीज तो सर्टेन है कि लाहौर के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में कुछ अरसे से जो एक्टिव हैं, और उनका पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। जैसे हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स थे कि थोड़ा एग्रेसिव सपोर्ट उनकी अप्रोच नहीं होती थी, और वैसे भी वो शेयर थोड़ा बढ़ा के तो उसके बाद सेलिंग की तरफ आ जाते थे। लेकिन अभी ये जो हमारे नॉर्थ बेस आप कह लें कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने शेयर्स अच्छे सेलेक्ट किए हैं, स्पेशली ऑटो वगैरह में काफ़ी बड़ी मूव हुई है। पहले पाक सुजुकी के शेयर्स हमारे एक बड़े इन्वेस्टर हैं, लाहौर बेस्ड हैं, उनके पास थे। जब उनके ऑफलोड हुए तो उसके बाद वो बाकी कंपनीज में भी आए। तो ये चीज़ें तो दुरुस्त हैं। तो बाकी ये है कि जहां तक ये चीज है कि शेयर्स बढ़ा दिए और बेच दिए, तो ये तो कोई इतना इजी तो नहीं होता कि जो लोग पहले नीचे से साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सके बाइंग में, तो उनकी फिर इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो सारा माल जो है वो ऊपर के रेट पे खरीद लें। तो अभी ये नहीं कह सकते कि ऑफलोड हो गए स्टॉक्स। ये जरूर है कि थोड़ा हाई से थोड़ा नीचे आए हैं स्टॉक्स। तो अभी आगे जब इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाएगी तो ये स्टॉक्स जो है दोबारा फिर रिबाउंड करेंगे और चलेंगे। जी सही। बाकी ये जो आपने लाहौर बेस्ड इन्वेस्टर्स की बात की, तो डेफिनेटली वो एक्टिव है और मार्केट में हैवीली इन्वेस्टेड है। सही। अच्छा सर, अब ये जरा बताएं, ये जो ये अभी कुछ दिन पहले ये जो एक ये क्लाउड में और कॉसम में जो ये एक कंट्रोवर्सी चली थी, और फिर उसके बाद अभी ये सुनने में आया है कि उसके यूआईएन नंबर भी जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो जो लोग इसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब उनके लिए क्या है? और अगर ये कल को अगर ये ब्लॉक हटता भी है तो क्या इसके रेट नीचे चले जाएंगे, क्या होंगे? थोड़ा सा इसकी वजाहत करें। देखिए, जो इस तरह के स्टॉक्स आप देखेंगे ना कि खाली ये क्लाउड और कॉसम नहीं है, अभी आप अगर चेक करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डिफॉल्ट काउंटर पर हैं, जिनका बिजनेस जो है वो स्टॉप किए हुए हैं, लेकिन वो पिछले एक साल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ये सारी की सारी जो है इनके फ्लोट को कंट्रोल करके है कि बहुत छोटे रेट्स के ऊपर जो है इनके शेयर जो है, क्योंकि इनका फ्री फ्लोट, मोस्टली ये वो कंपनीज हैं कि जिनका फ्री फ्लोट कम है। जब फ्री फ्लोट जो है जब इन्वेस्टर्स के हाथ लग गया लोअर रेट्स के ऊपर, तो अब जाहिर है कि जब मार्केट में मजीद शेयर्स ऐसे नहीं है कि अगर रेट बढ़े तो कोई दूसरा बेचे तो प्राइस कम हो, तो मोस्टली ये कंट्रोल्ड
फ्लोट के साथ ये कंपनीज बड़ी हैं। ऐसी कंपनीज से पहली बात तो एडवाइस जो हमारे क्लाइंट्स की है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ऐसी कंपनीज में जो है वो टेम्पटेशन हो भी तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करें तो थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज जब चंद इन्वेस्टर्स के हाथ में होती हैं तो फिर जब वो ट्रेड भी हो रही होती हैं तो मोस्टली ये होता है कि वो यूएन्स जो है वो आपस में ही ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात रेगुलेटर जैसे कि क्लाउड के सिलसिले में जो है उन्होंने एक्शन लिया भी है। तो इस तरह की रेगुलेटरी जो है वो पेनल्टीज या एक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड भी होते हैं। तो एडवाइस तो ये है कि ऐसे स्टॉक से जो है वो भले हमें लगता है कि बहुत कम वक्त में बहुत बढ़ गए और उनके अंदर जो है वो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये स्टॉक जो है वो प्रॉफिट वाले नहीं है। ये जिनके पास या तो ये इंफॉर्मेशन है या जो लोग पहले से चढ़े हुए हैं तो इन्हें किसी स्टोरी की बुनियाद पर बढ़ा रहे हैं, तो वो भले इन्हें बढ़ाते रहें, आम इन्वेस्टर को इनसे दूर ही रहना चाहिए। सही। यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जरा टाइम लिमिटेड होता है, तो काइंडली आप लोग अपने सवाल कर लीजिए, क्योंकि आखिर में इतना टाइम होता नहीं है कि आप लोगों के भी सवाल लिए जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यानी सर, ये डीएफएमएल की आज मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है, तो इसके बाद अभी आपको क्या इसके कंपनी के बारे में क्या आपका व्यू है? जज़ाकल्लाह। देखिए, जो डीएफएमएल कंपनी है, ये जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल आई है कि ये जो गाड़ियां लॉन्च की हैं इन्होंने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, तो ये इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो है इनका अप्रूवल है कि ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या असेंबल कर सकते हैं। देखिए, ये ऑन गोइंग स्टोरी है, ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, ये प्लस माइनस तो चलता रहेगा। बाकी डीएफएमएल जो है इन रेट से अभी बेहतर लगता है, अगर लोअर साइड पे मिले तो इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये चीज जरूर जान लेनी चाहिए कि इस कंपनीज के कुछ इश्यूज भी हैं, और वो इश्यूज ये है कि पहले आपके सामने ये काफी अर्सा ये कंपनी जो है वो बंद रही है, इसके लॉसेस भी स्टैंड करते हैं इसकी बुक के ऊपर जो है। अभी जब ये कंपनी जो है ये गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेगी या असेंबल करेगी, तो ये अभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी कि ये गाड़ियां जो है ये जब बनाएंगे तो इसका समझ लें कि एक तरह से इन्हें फैक्ट्री का किराया मिलेगा, तो उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना असर पड़ता है ये अभी देखना होगा। लेकिन चूंकि आगे इकोनॉमी बेहतर लगती है और उसमें ऑटो सेक्टर बेहतर लगता है, तो इसकी स्टोरी एंड नहीं हुई है। लेकिन ये है कि इफ एंड बट्स के बावजूद भी ये कंपनी बेहतर ही लगती है। सर, एक सेकंड क्वेश्चन ये था, इफ यू डोंट माइंड, कि ये हप्को के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन की सेलिंग थी, जी इतनी अच्छी इसमें डेवलपिंग स्टोरी है, बीवाईडी इतना अच्छा पे आउट है और आगे ग्रोथ है, माइनिंग वगैरह, आज एंड में मार्केट ने इतना अच्छा पिकअप किया, लेकिन हप्को में कोई मूव नहीं नजर आई। जी, वो हालांकि मिलाद शरीफ की वजह से अब इसकी डेट भी मेरा ख्याल है 2-3 वर्किंग डे हार्डली रह गए हैं। सर, इस पे अगर कोई रोशनी डाले, जज़ाकल्लाह। जी जी, एक बात तो ये देख लें कि हप्को एक अच्छी कंपनी है, और इसमें जो है वो भले ये फौरी तौर पे जैसे इसने जंप नहीं किया, तो ये मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये आगे परफॉर्म करेगी और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी इस कंपनी से मिलेगा। जहां तक बीवाईडी की स्टोरी है, उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। एक तो ये है कि बीवाईडी जो है ये अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि हापावर जो है इसका कितना शेयर होगा नई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी उसमें, अब और उसका कितना इम्पैक्ट इसकी अर्निंग के ऊपर आएगा। जिस तरह से कि हमने देखा कि साजगार ने एक बहुत बड़ी मूव की है, तो इस तरह की मूव जो है हापावर में एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हापावर एक बड़े कैपिटल की कंपनी है, और अगर साजगार जितना नफा भी इसकी इसे अपने ऑटो के बिजनेस से आना शुरू हो जाए, तो तब भी ये इसकी अपनी अर्निंग में वो 8 से 10 रुपए का ही इजाफा कर पाएगी, क्योंकि ये एक बड़े साइज की कंपनी है। लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है और इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न देगी। सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। जी, बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपका।
अच्छा सर, थोड़ा सा पेनी स्टॉक के हवाले से जो है, क्योंकि इस वक्त पेनी स्टॉक काफी ज्यादा चल रहे हैं, ये भी एक बात होती है मार्केट में कि पेनी स्टॉक को इस वक्त जो है वो चलाने वाले या बहुत ज्यादा उसमें बूम करने वाले वही लाहौर की साइड पे जो है बहुत ज्यादा इसकी जो है ये हो भी रही है बाइंग वगैरह। तो ये थोड़ा सा बताएं। और दूसरा ये कि जब ये पेनी स्टॉक में क्या बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ये अगर कहीं ये स्टॉप हुआ तो ये कहीं जाके लोग कई सालों के लिए जो है, मतलब 1 साल के लिए भी मिनिमम वो कहीं स्टक ना हो जाए। तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। पेनी स्टॉक्स जो है उसमें हमें थोड़ा सा एक लाइन खींच लेनी चाहिए कि एक तो वो है कि जिन जिन कंपनीज के अंदर कुछ भी नहीं है और उनका सिर्फ ये है कि फ्लोट कम है और उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स ने इकट्ठा कर लिया है कम रेट के ऊपर, और वो इकट्ठा भी इसलिए कर सके हैं कि जब एक कंपनी में बिल्कुल ही वैल्यू नहीं होती तो वो थोड़ा बहुत उसे अप डाउन करें तो वो मेजोरिटी स्टॉक्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर कोई अच्छी कंपनी होगी तो लोग होल्ड करते हैं, इतनी जल्दी सेल नहीं करते। तो अगर कोई उन्हें जमा भी करना चाहे तो इतनी जल्दी जमा नहीं कर सकता। तो इस तरह के पेनी स्टॉक्स बहुत सारे इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं जिन कंपनीज के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर अगर इन्वेस्टर्स जाएंगे तो वो यकीनन साल 2 साल के लिए ये नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो बहुत लंबे अरसे के लिए फंस जाते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर तो ऐसी वैल्यू ही नहीं है। बुनियादी चीज है कि कंपनी बिजनेस करेगी, वो प्रॉफिट करेगी और वो अपना प्रॉफिट जो है जब डिविडेंड या बोनस या किसी भी पे आउट की शक्ल में देती है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को वही मिलता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है उसके अलावा उसको कोई गेन नहीं मिलता, या ये है कि कैपिटल गेन अगर वो रेट उसका बढ़ जाए। लेकिन ये कंपनी अच्छी ही नहीं है तो उसमें कैपिटल गेन भी क्यों मिलेगा? तो ये एक जीरो सम गेम है जो कि बाजू का स्टॉक मार्केट्स में चलती है, हमारे यहाँ भी इस वक्त चल रही है। इससे बचना ही चाहिए। एक चीज तो ये है, बाज स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो जिनके अंदर किसी हद तक मसाइल इस तरह के नहीं है कि बिल्कुल ही कंपनी जो है वो बिजनेस भी बंद है और वो लॉसेस भी उसके ऊपर बुक पर पाइल अप हुए हुए हैं। तो इस तरह की कंपनीज जो होती हैं जब मार्केट्स बढ़ती हैं तो अपने सेक्टर के हिसाब से वो भी साथ साथ बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे कि जब सीमेंट सेक्टर बढ़ेगा तो जब उनका लकी बढ़ेगा, उसके बाद पाइनियर बढ़ेगा, चिराट बढ़ेगा, कोहाट बढ़ेगा, तो जो 10 रुपए से नीचे वाला सीमेंट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कंपनीज हैं वो चल रही हैं। बाकी अगर छोटे स्टॉक्स में देखें तो मेरे ख्याल में अभी जैसे आगा है, इसके अंदर एक स्टोरी चल रही है, या ये है कि हम नेटवर्क है, उसमें कोई इस तरह की इश्यूज नहीं है। एएसएल है, वो भी 10 रुपीज से नीचे है, वो अपने जो मालिकों की वजह से नहीं चल रहा, अदरवाइज उस कंपनी में गुंजाइश है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जाने का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स के जिनके जो है वो लॉसेस पाइल अप हुए हुए, कंपनीज बंद हैं, तो उनके रेट्स में उतार चढ़ाव देख के उनमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सही, बिल्कुल। जी, यहाँ पर किसी का सवाल है तो आप लोग प्लीज अपना सवाल कर लीजिए। एफसी की तरफ से ये जो एजीएल के लिए जो है वो कुछ इंटरेस्ट शो हुआ है, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? लॉक भी हुआ है, अपर लॉक भी हुआ है। देखिए, एजीएल जो है वो कुछ अरसे से चल रहा है, हमारे सामने है। ये पहले 20-25 की रेंज में आया, 30 को भी क्रॉस किया। तो पहले तो इसके अंदर स्टोरी ये सुन रहे थे कि इसके जो मालकान है और जो है कुछ एक और बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है लाहौर का, वो इसके स्टॉक्स जमा कर रहे हैं। बाकी अभी ये है कि ये एफएफसी की तरफ से इसकी इंटेंशन आई है, तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव ही से लेना चाहिए एजीएल के लिए, क्योंकि जो है इसमें अगर पहले इश्यूज आते थे तो वो इश्यूज जो हैं वो गैस की सप्लाई की तरफ से आते थे। तो मेरे ख्याल में एफएफसी एक बड़ा ग्रुप है और वो इंश्योर कर सकते हैं कि इसे टाइमली जो है वो गैस की सप्लाई मिलती रहे। सही जी। मोहम्मद, आपका सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे आप पाक इलेक्ट्रॉन पे गाइड कर देंगे? देखिए, पाक इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने से ये भी उन कंपनीज में आती है कि जिसे बेनिफिट होगा। और अभी जब इसका इस क्वार्टर का हमने रिजल्ट देखा है, इसमें भी इसकी हमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आई है।
तो इन रेट्स पे ये बुरा नहीं है, और इसने एक रेंज बनाई हुई है, मैं टेक्निकल्स की बुनियाद पे बात करूंगा कि ये 23-24 की रेंज से उठता है और 26-27 की तरफ आ जाता है। तो इसका बिहेवियर ये शो कर रहा है कि इसके अंदर जो है इन्वेस्टर जो है वो एक्टिव है, और उन्होंने अपने शेयर्स जो है वो ऑफलोड नहीं किए, इस रेंज में ऑफलोड हो भी नहीं सकते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में ये अच्छा ही लगता है। सर एक और बात थी। जी सर जी मैंने तो असल में इसमें एंट्री ली थी 27 रुपीज पे। तो जी मैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर। तो उसमें मुझे गेन मिल जाएगा, जी क्योंकि मिलना इसमें चाहिए। वॉल्यूम लगता रहता है, जी कभी भी जी वॉल्यूम कम नहीं हुआ। अभी इसका जो मेरे नजदीक जो है इसका अगर ये 26 रुपये 60-65 पैसे से ऊपर जो है, अगर ये क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो आपको ये अच्छा गेन फिर जल्दी दे देगा। अगर नहीं भी यहाँ देता तो अगर ये नीचे जाता है, अगर आप अंदर कैपेसिटी हो, आप फर्दर बाय कर सकते हो, तो आप इसे 24 के अराउंड जो है वो बाय करके तो ऊपर सेल कर सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक अभी नीचे जाएगा, ऊपर जाता ही लगता थैंक यू सर। है। सर ये रिफाइनरीज के बारे में क्या लग रहा है? रिफाइनरीज बहुत डाउन हो रही है, पीआरएल ने इतना अच्छा प्रॉफिट भी बताया, डिविडेंड भी दिया, लेकिन मेंटेन नहीं कर रहा है रेट। देखिए थैंक यू। रिफाइनरीज की जो मेन स्टोरी है वो इनकी जो एक्सपेंशन के रेफरेंस से थी, जो नई रिफाइनरी पॉलिसी आई, क्योंकि उसके ऊपर आपके सामने इनका अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो सका। पीएलएल तो रेडी था उसे साइन करने के लिए, जो बाकी रिफाइनरीज हैं वो रेडी नहीं हो रही हैं। तो जो नेशनल रिफाइनरी है, ये इसके कुछ इश्यूज हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, इसे जो है पहले एक्सचेंज लॉसेस भी आ जाते रहे हैं, और इसका चूंकि डेट भी है तो वो भी इसके मसाइल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिफाइनरीज भी आगे परफॉर्म करेंगी, मार्केट अच्छी लगती है, मार्केट का अभी जो है वो टॉप नहीं लगा, मार्केट जो है इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में मेरे नजदीक तो 1-1.5 साल का भी टाइम है कि जिसके अंदर मार्केट बड़े वाइब्रेंटली जो है वो मूव करेगी। बाकी रिफाइनरीज जो है ये अभी पिछले समझ रहे हैं कि 1-1.5 क्वार्टर के लो पर खड़ी हैं, और वो इसी वजह से ये मेन जो इसकी रीजन बनी है वो रिफाइनरी इसकी जो पॉलिसी है वो बनी है। तो सर ये निसार पावर ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, माशाल्लाह, पे आउट, 5 रुपए का डिविडेंड, लेकिन ये भी, इसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे लूजिंग की तरफ जा रही है। तो कोई इश्यूज आ रहे हैं पावर सेक्टर में अगेन, जैसे आईपीपीस की बातें आ रही है मीडिया में, तो कोई ज्यादा कर। नहीं, ये जो चीजें आ रही हैं जिस तरह के मीडिया में वो ज्यादा शोर है, लेकिन वो हकीकत में ऐसा नहीं है। वैसे तो ये एक अनपॉपुलर बात होगी अगर ये की जाए कि जो कैपेसिटी चार्जेस के रेफरेंस से बात चलती है, लेकिन ये है कि वो मुआहदे हैं और कंपनीज जो है उन्हें कोई इस तरह का इशू नहीं है। निषाद पावर जो है ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है, ये आपको रिटर्न देगा, ये डिविडेंड्स इनके आते रहेंगे, और इन रेट्स के ऊपर जो है वो आपका रिटर्न बुरा नहीं होगा। लेकिन इन कंपनीज से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे ग्रोथ कंपनीज या साइक्लिकल कंपनीज जो है वो बढ़ जाती हैं उस तरह से ये बढ़ जाएं। सर सर पीआई बीटीएल का भी आप थोड़ा सा इंसाइट्स दे दें अपने। देखिए पीआई बीटीएल जो है उसका इशू ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान, ये आपको पता है कि बल्क होल्डिंग के लिए है, जो भी कार्गो है इसका ज्यादा अगर कोल की इंपोर्ट का था, कोल जो है अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो गया अपने प्राइस डिफरेंस की वजह से, जिससे इसका बिजनेस जो है वो कम हुआ। दूसरा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी जो है वो किधर उस है? तरह से नहीं है जो सीमेंट की क्लिंकर वगैरह की जैसे थी। तो इसका फ्यूचर को इतना शॉर्ट रन में कोई इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी आपके सामने है कि ये जो कोल पावर प्लांट्स हैं इनकी बातें भी हो रही हैं कि ये लोकल कोल के ऊपर चले जाएं। अगर लोकल कोल के ऊपर चले जाएंगे तो इसका शॉर्ट रन में बिजनेस इधर से भी हर्ट होगा। सर सर ये सिल्क बैंक की स्टोरी आ रही है, कुछ यूबीएल के इंटरेस्ट हो रहा है, इस ऐसी कोई है कोई मूव? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है अगर कोई इसकी मूव इस तरह।
सर इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताएं, अभी जो है 2 दिन बाद इंटरेस्ट रेट की जो है अनाउंसमेंट है, तो आपको क्या लग रहा है? वैसे तो इन जनरली हम सभी इस माइंडसेट में हैं कि कम होने वाला है, कितने परसेंट लगते हैं चांसेस? और उसके बाद के किन सेक्टर्स को आप समझते हैं कि उन सेक्टर्स में जो है एक बूम आ सकता है? क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट रेट कमी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मार्केट पे कोई खास हमने इम्पैक्ट देखा नहीं। लेकिन अब जो इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्या लग रहा है किन सेक्टर्स को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में एक चीज कही जाती है कि अ न्यूज नोन इज अ न्यूज डिस्काउंटेड। क्योंकि ये एक ऐसी सर्टेनिटी के साथ ये चीज चल रही है, इंटरेस्ट रेट कम होने की, जिस तरह की टी बिल्स की यील्ड्स भी कम हो रही हैं, सीपीआई के नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई भाव ही नहीं है कि ये कम होने जा रहे हैं। अब दूसरी चीज ये है कि कंपनीज जो है फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रही। हम्म। जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर सकी, वो जाहिर है कि हमारी एक्सपेक्टेशन सीमेंट सेक्टर और जो स्टील सेक्टर के साथ थी, क्योंकि यही साइक्लिकल में आती है। ऑटो ने तो परफॉर्म किया, या उसके साथ बाकी कंपनीज जिनके जो है वो डेट्स ज्यादा है। तो सीमेंट सेक्टर तो आपके सामने डिस्पैचेस कितने कम हो गए, गवर्नमेंट ने जो है वो डेवलपमेंट बजट कितना कट कर दिया, तो इसके अपने ये इश्यूज हैं। और उसके अलावा फिर ये है कि जो नया इन्वेस्टर मार्केट में आया है, वो फोकस कर रहा है उन स्टॉक्स के ऊपर कि जिनका फ्लोट कम हो, जिन्हें वो कंट्रोल कर सकें और उसके बाद उसे मूव कर सकें, और जिसकी वजह से वो फ्लोज जो है वो इन कंपनीज में नहीं आए। अदरवाइज इनमें इनके अंदर वैल्यू है, आना चाहिए। तो अभी के अगर हम इंटरेस्ट रेट की तरफ जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कम हो रहे हैं। जो असल चीज है ये है कि इन ईयर्स टाइम जो है हम 10% के करीब होंगे, जो हमारा जो है वो पॉलिसी रेट होगा। तो उस वक्त डेफिनेटली इन कंपनीज के रेट्स यहां से काफी ऊपर होंगे। ये हमें जो है ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है, इसमें होके रहना है। ये भले अभी लोग नहीं आ रहे हैं, चाहे लेट इनके अंदर एंटर होंगे, ये कंपनीज बढ़ेंगी। तो बाकी ये है कि अभी की एक्सपेक्टेशन जो इंटरेस्ट रेट की है, तो आप ये देख लें कि अभी जो हमारा सीपीए के नंबर आया है वो 9.62 है। तो अभी हमारा जो है जो पॉलिसी रेट है वो 19.5 है। तो अब ये तकरीबन जो है वो 10% का रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा बनता है। ये 5-6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ड्रास्टिकली ये अभी रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डिमांड को कंट्रोल करना चाहती है। डिमांड जब एकदम से अगर बढ़ती है तो फिर उससे हमें करंट अकाउंट डेफिसिट के इश्यूज आ जाते हैं। तो ये कम करेंगे, 2% तक तो कम होना चाहिए। लेट्स सी कि अब कितना कम होता है। सही। जी, किसी का सवाल है तो कर लीजिए, बस हमारे पास टाइम एंड पर है जी। सर ये अगर फ्री फ्लोट की अगर थ्योरी पे वो देखा जाए, तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट का जो है, और इंशाल्लाह ये होगा भी, इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है, तो गरीबवाल सीमेंट का तो फ्री फ्लोट जो है वो हार्डली 10-12% है। तो ये इस वक्त 26-27 रुपए के अंदर, आई थिंक, क्या आपकी क्या एडवाइस है इस रेट पे? देखिए, मैं तो हर सीमेंट स्टॉक को कहूंगा कि खरीदना चाहिए। गरीब वाल भी उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा। बाकी ये है कि मेरी जो चॉइस है वो फर्स्ट चॉइस जो है वो पाइनियर होगा, वो बेस्ट वे सीमेंट होगा। यानी कि वो कंपनीज के जो अर्निंग भी अच्छी शो कर सकती हैं और उसके बाद पे आउट भी देती हैं। लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि सीमेंट स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, उसमें गरीबाल भी शामिल सर। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, और किसी का सवाल है? सर अब जरा आप ये बताएं कि अपने फेवरेट स्टॉक्स बता दें। और जो है क्या आपको लगता है आगे जो है अभी सितंबर में आप किस तरीके से जो है मार्केट को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये बता दें। देखिए, मार्केट जो है आज की क्लोजिंग जो है मार्केट की, उसने काफी वो बढ़ाई है, क्योंकि कुछ न्यूज भी एक तरह की नेगेटिव थी। स्पेशली आप पिछले एक वीक में देखें तो जिस तरह से ये कचरा स्टॉक्स जैसे रैली कर रहा था, वो भी थोड़ा रुका, भले वो लेटर्स आने की वजह से या कोई भी रीजन हो, थोड़ा वापस हुए ये स्टॉक्स। उसके अलावा ये था कि जो ऑटो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था वो भी वापस आया। तो उससे ये होता है कि अगर कोई मेन स्पेकुलेटर जो है वो मार्केट के अंदर स्टक होता है तो फिर उसकी ताकत कम होती है। लेकिन उसके बावजूद जो है कोई मार्केट ने फॉल नहीं किया, कोई बड़ा फॉल हमें नजर नहीं आया मार्केट में। अभी जैसे कि एक
फॉरेन फंड की रीएडजस्टमेंट की बातें हैं वो शुरू भी हो गई हैं, उसके बावजूद मार्केट नीचे नहीं आई। कल के जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे उसके बावजूद मार्केट ने आज जो है वो पिछले 2 माह का तकरीबन नया हाई दे दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो मेरे नजदीक मार्केट में जो पहले एक गुंजाइश थी कि शायद मार्केट ने जो पहला लो दिया है उसके करीब एक दफा चली जाए, यानी कि ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी जो मार्केट ने मूव की है मेरे नजदीक अब वो पॉसिबिलिटी बहुत स्लिम है। तो मार्केट जो है इंशाल्लाह ये हमें आगे बढ़ती हुई ही नजर आनी चाहिए, या कम अज कम अगर कोई भी डिप आती है तो हमें कॉन्फिडेंटली जो है वो बाय करना चाहिए। अब जहां तक स्टॉक्स की बात आ जाती है तो मेरे नजदीक ये है कि जो नेशनल बैंक है, जिस तरह से अभी उसकी क्लैरिटी आई है उसकी कुछ केसेस के रेफरेंस से, तो मेरे ख्याल में ये भी अगर इन्वेस्टर्स को ये अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है, ये पे आउट भी दे देते हैं और इसका अर्निंग तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ये लेके रखना चाहिए, ये बढ़ेगा। बाकी ये है कि एक शेयर है PABC है, ये मुझे लगता है कि ये ग्रोथ स्टॉक की तरह का ही है। ये कोलगेट जो है अब कुछ अरसे से रुका हुआ था, नीचे आया हुआ है, जो लोग लेके रख सकते हैं, ये भी आगे मेरे नजदीक जो है इसकी कंसोलिडेशन हो गई है, ये भी अच्छे रिटर्न जो है वो देगा। बाकी जो रेगुलर स्टॉक्स हैं उसमें तो हमारे ही हैं ही, मेरे नजदीक ही है कि पायनियर सीमेंट जो है वो खरीदना चाहिए, मिजान बैंक लेना चाहिए, UBL है, तो इस तरह के स्टॉक्स हैं। मार्केट इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी और एक इत्मीनान जरूर रखना चाहिए कि मार्केट के अभी हाई नहीं लगे, ये घबराना नहीं चाहिए, ये हम जो है कंसोलिडेशन से ग्रोथ की तरफ इकॉनमी जा रही है। सिवाय इसके एक चीज है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात जो है डिस्टेबलाइज हो जाएं, फिर ये सारी चीजें जो है हम इस तरह से नहीं कह सकते, अदरवाइज जो है हम एक बेहतरी की तरफ जो है इंशाल्लाह आगे जाएंगे। चलिए इंशाल्लाह बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। और जो है सबके लिए ये कि घबराना नहीं है, ठीक है, और बड़े पेशेंस से काम करना है। और थैंक यू सो मच सर आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप लोगों से जज़ाकल्लाह एंड थैंक्स टू होस्ट एंड गेस्ट। ओके, माशाल्लाह, थैंक यू। अल्लाह पाकिस्तान को इस्तकामत दे और सबके लिए खैर फरमाए, आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया अनीस आबिद साहब आपका। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके।